इस वीडियो में आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र को पिछले वीडियो में हमने समझा और यहां उसकी धारिता की हम गणना करेंगे। क्या होता है फिर समांतर प्लेट संधारित्र? जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि अगर मान लिया कि एक हमारे पास आवेशित चालक है और इसके पास कोई दूसरा अनावेशित चालक हम रख देते हैं, तो प्रेरण के द्वारा इस पर बराबर तथा विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। इसके बाहरी जो पृष्ठ है इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, लेकिन हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस धनात्मक आवेश को न्यूट्रल कर देते हैं। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। मान लिया कि इस पर ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश हो गया ये, और इसके बीच की दूरी को हमने स्मॉल डी मान लिया तथा जो इसकी प्लेट है इनके क्षेत्रफल को हमने ए कह दिया है। जो प्लेट है इस तरीके की, इनके क्षेत्रफल को हमने क्या कहा है? कैपिटल ए कहा है। अगर हम कुछ इस तरीके से इसको दिखाना चाहें तो यहां ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहां से हमको पता चल जाएगा कि जो इसकी प्लेट है उनका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब जो इसमें विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसी होती है? उसकी दिशा इस तरीके से होती है, कुछ धनावेश से ऋणावेश की ओर। ये की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हमें देखेंगे कि इसके बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने यहां पर, देखिए ये एक धनावेशित प्लेट है और प्रेरण के द्वारा इस पर ऋणावेश आ जाता है, और जो दूर वाला पृष्ठ जो बाहरी पृष्ठ है इस पर धनावेश आ जाता है, लेकिन हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी हो सकता है कि पृथ्वी से ना जोड़ के इसको अलग अलग, इस प्लेट को मान लिया कि प्लेट एक्स है और ये प्लेट वाई है, तो इसको धनावेश तथा इसको ऋणावेश अलग अलग भी देके हम समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन बना सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, इससे पहला चैप्टर वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल चादर हो तो उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ये। अब कैसे होता है मान लिया, देखिए हम यहां पहले सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये एक मान लिया कि ये एक धनावेशित प्लेट है और ये दूसरी एक ऋणावेशित प्लेट है। कुछ इस तरीके से ऋणावेशित प्लेट है। इसके किसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? मान लिया कि E1 है, इधर को होगी, और इस प्लेट के कारण क्योंकि ऋणावेशित है इस पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? इस बिंदु पर वो भी इधर को होगी। अगर मान लिया कि ये E2 है, तो अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करें यहां पर तो कैसे हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि E1 क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वहां पर क्या है, जो माध्यम है वो वायु या निर्वात है, और E2 भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E1 प्लस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा ये? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।
तो यहां पर जो इन दो प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E, उसका परिमाण क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरीके से E की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट कहें, अब ये प्लेट X धनावेशित है, ये प्लेट X Y ऋणावेशित है, प्लेट X धनावेशित, प्लेट Y ऋणावेशित है। तो अब इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर विभवांतर को हम V माने और इनके बीच की दूरी क्या है, D है, तो E बराबर क्या होता है, V अपॉन D होता है। E बराबर क्या होता है, V अपॉन D। और यहां से फिर V क्या हो गया, यहां से V क्या हो गया, E इंटू D। V क्या हो गया यहां से, E इंटू D। अब इस समीकरण फर्स्ट से अगर हम ये E का मान रख देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। लेकिन यह है, ये एप्सिलॉन क्या है, ये सिग्मा, ये सिग्मा क्या है यहां पे, ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है यहां पे, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, ये होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तो सिग्मा की वैल्यू यहां पे रखिए आप, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। V इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अगर मान लिया कि जो संधारित्र है ये, इसकी धारिता C है, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो V की वैल्यू यहां से रखिए इस समीकरण सेकेंड से, V की वैल्यू हमने रखी, तो C इक्वल टू क्या हो गया यहां से, Q अपॉन फिर Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से क्या हो गया फिर C इक्वल टू हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये C की वैल्यू आई। और ये C की वैल्यू कब आई, जब यहां पर जो माध्यम है वो निर्वात या फिर वायु। अगर कोई माध्यम ऐसा है जिसका परावर्तितांक K है, या फिर इनके बीच में ऐसा माध्यम है जिसका परावर्तितांक कैपिटल K है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये है निर्वात के लिए C का मान, और ये है जब कोई परावर्तित माध्यम होता उसके लिए C का मान है। तो अगर हम यहां से कंपेयर करें, अगर इसको मैं C कह दूं, तो इसको अगर C डैश कह दूं, तो C डैश अपॉन C क्या हो जाएगा, C डैश अपॉन C क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D अपॉन A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। कितना हो गया फिर ये, C डैश अपॉन C इक्वल टू क्या हो गया, K हो गया। C डैश अपॉन C इक्वल टू K हो गया। इसका मतलब जो हमने देखा कि जो संधारित्र का परावर्तितांक, जो संधारित्र के बीच का माध्यम है उसका परावर्तितांक अगर K है, तो C डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। संधारित्र की धारिता किस किस पर निर्भर करेगी, अब देखिए C अगर मान लिया संधारित्र की धारिता है तो किस किस पर निर्भर करती है, ये क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, और बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा जो परावर्तितांक होता है उसके समानुपाती होती है। इस समीकरण से हमको पता चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए धन्यवाद।